बहुत ही उम्मीद की नज़रों से जोशी साहब ये समाज देख रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में हमारे संघर्ष के लिए हम जो है वाल्मीकि समाज को, सफाई कर्मचारियों को कुछ देने में सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो तमाम साथी जितने भी यहां पर मौजूद हैं, जोशी जी के भाषण देने के लिए आने से पहले जोरदार तालियां बजाएं और खड़े होकर के तालियां बजाएं। मेरी अपील है, खड़े होकर के सब तालियां बजाएंगे, तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो आए। जोशी जी आप अपनी बात रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संत कबीरदास, संत गडगे जी, हमारे बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी मसीहा, जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ बैठ करके एक बहुत अच्छी गोष्ठी कर रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और मान्यवर काशीराम जी। जब काशीराम जी का नाम आता है तो आप कोई भ्रमित ना हो कि वो बीएसपी की बात है। उन्होंने गांव-गांव, देहात-देहात जा करके एक एक घर में बैठ करके बहुजन समाज को इकट्ठा किया और वो बहुजन समाज, वो संगठन, वो वैचारिक गठजोड़ जितने दिन चला इस देश में, उन्होंने अपनी राजनीति की पताका भी फहराई। साथियों, मैं इससे पहले अपनी बात रखूं, मैं इन सब लोगों का जो श्रद्धेय साथी इस संगठन को चला रहे थे पहले से, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने समाज के लिए एक आवाज़ उठाई। जब ये संगठन बना तो भाई कपिल जी ने हमसे चर्चा की थी कि एक ऐसा समाज जो सदियों से दलित समाज, और जब मैं दलित समाज कहता हूं उसमें सभी लोग आ जाते हैं, बहुत प्रताड़ित, शोषित और अंडर प्रिविलेज लोगों को इनसे घृणा होती थी। उस समाज की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप बहुत पवित्र काम करने जा रहे हैं और आपको शुरू कर देना चाहिए ये। साथियों, वैसे तो हम पैदाशी बाबा साहब के सिपाही रहे और जहां बाबा साहब का मिशन का नाम आता है वहां किसी भी सब कास्ट का नाम नहीं आता, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारे मंच पर आसीन भाई श्रद्धेय राजकुमार धिगान जी, विजेंद्र यादव साहब, प्रकाश यादव जी, डॉक्टर आर.एस. यादव जी, जे.पी. चौहान जी, दीपक पिहाल जी, ओ.पी. सूर साहब, कपिल बर्मन जी, फिलिप क्रिस्टी जी, राजेश गहलोत, चेतन दास चावरिया साहब, डॉक्टर चंद्रकांता जी, जयश्री जी और हमारी बहुत ही जुझारू नेता बहन हमारी पिंकी सोच जी, एडवोकेट आर.डी. सिंह जी, एडवोकेट वीरेंद्र जी और हमारे मीडिया साथी भाई राजकुमार जी, पीपल जी और श्रद्धेय साथी अशोक जी, बहुत ही जुझारू हमारे एडवोकेट भाई आर.डी. सिंह जी, कटारिया साहब और कुछ नाम संतोष कुमार जी, मीणा साहब, ठगेला साहब और
बाकी सभी श्रद्धेय साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सबको मेरा बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये मीटिंग 4 महीने से और 4 घंटे से जो एक वैचारिक यहां मंथन चल रहा है, सभी श्रद्धेय साथियों के बहुत अच्छे विचार आए और बड़ी स्पष्ट बात भी हुई। कुछ लोगों ने बड़े तीखे बाण भी चलाए, कुछ बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि जब हम सभा में होते हैं और एक परिवार में होते हैं तो हमें बड़ा समझ के बात करनी चाहिए और किसी भी संगठन का हौसला बढ़ाना चाहिए। एक पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड या पर्टिकुलर मिशन, वो हमारा मिशन गवाही नहीं देता जिस मिशन के हम सिपाही हैं। साथियों, बाबा साहब ने तो 6443 जातियों को जोड़ करके SC, ST और बहुजन समाज की जो है प्रस्तावना रखी थी और किया। आज हम छोटी छोटी बातों में ना उलझें और ये जो सिस्टम आज तैयार हुआ है, मैं उन सभी श्रद्धेय साथियों को पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा जो जिन लोगों ने ये पदभार संभाला। ये पद की गरिमा, और जब आपके सर पर एक पगड़ी बन जाती है तो उस पगड़ी का मान रखते हुए मैं समझता हूँ कि जितने श्रद्धेय साथी बैठे हैं आपस में ये अपने में एक एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों के साथ और इस ताकत का दूसरे लोगों ने फायदा उठा करके, कोई यहाँ 15 साल से मंत्री है, कोई CM है, कोई PM है और कोई कुछ है। अभी भी वक्त है, बहुत दूर नहीं हुआ। यदि ऐसी स्थिति में आप, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, आप सब लोग भली भांति ये समझ चुके होंगे कि उनकी मानसिकता आपके प्रति क्या है। हम सब लोग 20 साल से प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठाते रहे, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन होता ही गया। किसी ने आपकी एक बात नहीं सुनी। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो उसमें सिस्टम बनाया, जितनी भी उसमें आपको अधिकार मिले, हमारी जैसे बहन जी कह रही थी अभी, डॉक्टर साहब आपके फंडामेंटल राइट की बात, वो बहुत सही है। हम सबको वो फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल हमें विस्तार से और पढ़ने चाहिए सब लोगों को, सो दैट हमें यह भी पता चले कि हमारे इस देश में अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। अगर जिस व्यक्ति ने संविधान नहीं पढ़ा, कुछ अगर आप सारा नहीं पढ़ सकते, मैं कहता हूं जो हमारे मतलब का है वो संविधान हमें जरूर पढ़ना चाहिए। संविधान ही हमारी गीता है, कुरान है और दूसरी चीजें हैं, गुरु ग्रंथ है, वो संविधान है। उस संविधान की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। उस संविधान की बदौलत कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई DM है और तो कोई मंत्री है और कोई राष्ट्रपति तक चला जाता है। बहुत से लोगों ने 70 साल तक बाबा साहब को केवल अनुसूचित जाति से जोड़ कर रखा। मैं पूछना चाहता हूं, जो संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को, दलितों को, बहुजन को, OBC को जो अधिकार दिए, क्या वो केवल एंड केवल दलितों को दिए? महिला चाहे वो किसी भी वर्ग की थी, इस देश में उसको पैर की जूती से ज्यादा नहीं समझा जाता था। इट इज ओनली योर कॉन्स्टिट्यूशन। केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसकी वजह से आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां और महिलाएं इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं, राष्ट्रपति बन जाती हैं, और तो और आज फाइटर जेट को चला करके बम डालने का भी काम हमारी बहनें कर रही हैं, हमारी बेटियां कर रही हैं। साथियों, ये जो अधिकार है बाबा साहब ने हमें दिया। हम उस बाबा साहब की संतान होने के बावजूद हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो विषमतावादी ताकतें हैं, 10% लोग 90% पर शासन करते चला रहे हैं, तो इस चीज को हम कब देखेंगे? साथियों, जहां रिजर्वेशन की बात आती है, हमेशा मैं कहता हूं कि जहां पॉपुलेशन को अगर हम कैलकुलेट करें, वो 12.5% लोग 88% पर राज कर रहे हैं, और अगर हम
और उसकी मिनिस्ट्री की या ऑफिशियल की या नौकरियों की बात करें तो उनका कहीं ना कहीं वो 200% का रिजर्वेशन वो लोग ले रहे हैं। किसी भी आप यूनिवर्सिटी में है, कोई भी यूनिवर्सिटी में किसी भी दलित या ओबीसी का वाइस चांसलर आपको ढूंढा नहीं मिलेगा। अरे वाइस चांसलर की बात छोड़ो, प्रोफेसर नहीं मिलेगा, लेक्चरर नहीं मिलेगा, 200 जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी हुई हैं। तो साथियों ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने इस पर ठेकेदारी प्रथा पर। ठेकेदारी प्रथा ये एक प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। ये हमारे संविधान में दिए हुए अधिकारों का बहुत बड़ा हनन और सोची समझी चाल है, जिसकी वजह से जो लोग हमारे अगर पीएन भी लगता था, कोई बाबू लगता था, यूडीसी लगता था, इंस्पेक्टर लगता था या कोई और दूसरे उसमें जाता था तो कम से कम वो रिटायरमेंट के टाइम तक वो ऑफिसर बनकर निकलता था। लेकिन आज ठेकेदारी प्रथा में अरे और तो और नौकरी की बात, जिस देश में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कॉन्ट्रैक्ट पर कॉर्पोरेट ऑफिस से लिए जाते हो तो आप यहां से अंदाजा लगा दे होने क्या जा रहा है। कॉर्पोरेट ऑफिस का जनरल मैनेजर उसको डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ये छोटी बात नहीं साथियों, आपको अब जागना पड़ेगा। हम लोग या आप लोग जितने यहां बैठे हैं, कम से कम पहले हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, आज हम उसका फ्रूट और उसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। और अगर हमने इस लाइन को, इस संघर्ष को ढीला कर दिया तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेंगी और ये कहेंगी कि हम जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे बड़े लोग थे, जो हमारे दादे परदादे थे या किसी भी सिस्टम को संचालित करते थे, वो बहुत ही घटिया रहे होंगे ताकि हम आज भिखारी की तरह फिर रहे हैं। साथियों ये आज चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र गवर्नमेंट है, ये सब लोग हाथ मिला करके और आपको मूर्ख बना करके काम कर रहे हैं। इस देश में उन्होंने एक अपना हथियार बना लिए हैं। उन हथियारों को, हथियार मीन्स जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, उनको यूज करके और वो अपना शासन प्रशासन ठीक चला रहे हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए, हजारों साल पहले आप इस देश के शासक थे, शासक रहे आप। 1250 साल आपने इस देश को लीड किया है, वो बहुजन समाज ने किया है। लेकिन आज जो ये लोग बाहर से आए, जितना लोगों ने उस पर विरोध किया, इन्होंने उनको कब्जा करने के बाद सबसे ज्यादा जिसको घृणित काम दिया, आज उसको दास की प्रथा में छोड़ दिया। वही सब पर्चा चली आ रही साथियों। इन्होंने अपनी सुविधा के लिए किसी को कपड़े धोने का काम दिया, उसको धोबी कह दिया, किसी को झाड़ू लगाने का, सफाई का काम दिया, उसको वाल्मीकि कह दिया, और किसी से अपने ये गाय भैंस चराने का काम किया, दूध का काम किया, उसको गवाला बता दिया, यादव बता दिया, या जिससे हल चलवाया उसको और कोई बना दिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि जितनी भी जातियां हैं, तुम सब लोग एक बाप की और एक खून हो तुम लोग। तुम्हें केवल सुविधाओं के अनुसार इन लोगों ने हजारों साल पहले एक दूसरे कंपार्टमेंट में बांट कर रख दिया। और आज इसी चीज को जब कोई वाल्मीकि भाई या जाटव भाई कहीं बैठता है, जाता है, ये चर्चा चला दी, अरे तुम्हारा हिस्सा सब जाटव खा गए, तुम तो पीछे रह गए। वो तुम्हारा फायदा नहीं कर रहे, वो ये चाहते हैं कि आपस में भिड़े और हम अपना राज ठीक ठाक रखें। साथियों सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस मंच के माध्यम से, आप सभी अपने समाज के सेनापति, अपने संगठन के अध्यक्ष यहां बैठे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा अगर इस देश में आपको सर्वाइव करना है, संगठन तो बनाना ही है, संगठन के साथ आपको अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है, चाहे भूखे रह के देना हो, उनको पढ़ाई देनी है। अगर वो बच्चे पढ़ गए, जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके आज बैठ के, अरे बाबा साहब अगर इतनी परेशानियों में ना होते, अगर कोई इनकी जीवन पढ़ेगा प्रॉपर, आपकी आंखों से बह जाएंगे पानी कि एक आदमी एक ब्रेड खा करके 24 घंटे में और लाइब्रेरी में बैठ कर कैसे पढ़ते थे, और जब पैसे खत्म होते थे।
अपनी वाइफ को एक चिट्ठी लिखी उन्होंने, जो बॉम्बे में गोबर उठा के उसके उपले बना करके रोड के किनारे उनको बेच करके अपने बच्चों का पालन करती थी, और उनके 4-4 बेटे दफन हो गए, कब्र भी नहीं था उनके पास। वो भी तो एक महान इंसान थे, जो अकेले व्यक्ति इस पूरे भारत में हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जो एक रास्ता प्रशस्त करके गए, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। आज हम सब वेल ऑफ हैं, हम ठीक से खाना खा सकते हैं, हमारे पास गाड़ी है, घोड़े हैं, मकान है, और अगर तब भी हमने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, तब भी हमने उन बच्चों को उस सिस्टम से, जिस सिस्टम को इन लोगों ने हमारे ऊपर लादा हुआ है, अगर हमने उनको उससे नहीं वंचित रखा, उसमें नहीं धकेला, तो फिर कहीं ना कहीं हम उनके बहुत ही बड़े अपराधी हैं, अपनी औलाद के भी अपराधी हैं। साथियों, शिक्षा, किसी ने कहा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और शिक्षा के कम चलते हुए आज पूरे भारतवर्ष में आपके लिए लोगों ने जो ये सिस्टम बनाया, दोहरी शिक्षा की, आपको मालूम है कि आज प्राइवेट स्कूल क्यों खोले गए? वो भी तुम्हारे एक रास्ता रोकने के लिए खोले गए प्राइवेट स्कूल, ताकि आपके बच्चे एक MCD के स्कूल में पढ़े और उनके बच्चे पैदा होते अंग्रेजी के स्कूल में पढ़े। जो बच्चा 9th क्लास में ABCD सीखता है और एक बच्चा पेट में ही सीखना शुरू कर देता है, और वो कहते हैं कि कंपटीशन में नहीं होते। मैं कहता हूं कि समान अपॉर्चुनिटी दीजिए, समान अवसर दीजिए, और फिर देखिए कि हमारा कैलिबर क्या है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से अपने बच्चे IAS को टॉप कर रहे हैं, हमारी बेटियों ने टॉप किया, हमारे बच्चों ने टॉप किया। साथियों, अपॉर्चुनिटी अगर बराबर मिलेगी तो हम किसी से कम नहीं, और ये पूरा का पूरा, और अगर हमें राज करने की भी जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे जो भी श्रद्धेय साथी राज में रहे, उन्होंने दिखाया कि हम हैं। 1971 में डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम होते थे। बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इशारा काफी है कि एक देश को अलग करके फेंक दिया। आज बहुत बड़े बड़े राष्ट्रवादी है, केवल मीडिया पर, मीडिया तंत्र। अरे उसको आपको साबित करना पड़ेगा। और जितने हमारे OBC भाई हैं, मैं इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जितनी भी एट्रोसिटीज पिछले 25 या 30 साल में हुई, हर जगह मैं उस जगह गया, DM को घेरा, गवर्नर को घेरा, SP को घेरा, और उनको न्याय दिलाने का काम किया। यही काम था समता सैनिक दल का, जो बाबा साहब ने 1924 में बनाया। हमने चाहे गोहान कांड था, हम सर्विस में थे, सेंसिटिव पोजीशन पे थे, लेकिन नहीं, जहां समाज की बात आती थी सबसे पहले गए। गोहाना कांड की घटना में सबसे पहले हमारी टीम गई, हमारा दल गया, और हमने जा करके जो लोग उस समय मुख्यमंत्री थे, जो लोग उस समय गवर्नर थे, हम वहां तक गए। बहुत सी घटनाएं हैं, दुलीना कांड, वो दूसरा तुम्हारा फरीदाबाद वाले 2-3 कांड, मिर्चीपुर कांड, और ये बहुत ऐसी कोई घटना नहीं, हस्तिनापुर कांड, गेजा कांड, दुलीना कांड, दन्नकौर कांड, और उधर चले जा मेघवाल का एक बच्चा राजस्थान में, और कुम्हेर कांड भरतपुर का। हमने सब में सहयोग और हमने अपना पार्टिसिपेशन किया। साथियों, बीइंग इन सर्विस किया, चूंकि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम पहले समाज और उसके बाद दूसरी बातें आती हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि लिबरल समाज को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा समाज कहता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। कौन कहता है? हमारी शंका करते हैं लोग, हम कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं, हमारी पैदाश, हमारी जनरेशन टू जनरेशन हम यहां से पैदा हुए, ये लोग बाहर से आए हैं। तो साथियों, वो चीज रखते हुए मैं ये कहना चाह रहा था, इस एट्रोसिटीज पर हमारे श्रद्धेय यादव साहब यहां बैठे हैं, कसाना जी यहां बैठे थे, और 2-4 और भी बहुत से OBC और सब हमारे संगठन में रहते हैं। हम उनके मंच पे भाषण देने जाते हैं, चाहे वो जाट भाइयों का है। लेकिन भाई लोगों, आज तक इन ब्राह्मणों ने जितनी भी एट्रोसिटी,
इन गरीब लोगों को कराई, आप लोगों से कराई। जहां यादव बाहुल्य है वहां गड़बड़ होती है, जहां गुर्जर बाहुल्य है वहां गड़बड़ होती है, जहां जाट बाहुल्य है वहां गड़बड़ होती है। इस मानसिकता के अगेंस्ट हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और जिस दिन ये मानसिकता छूटगी उस दिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी बात, जब मुसलमानों से लड़ाई होती है, हम सबसे बड़े हिंदू, हमें हिंदू बनाया जाता है, हम हिंदू हैं सबसे बड़े, उनसे लड़ने के लिए, और हम भी तैयार होकर के और भाग लेते हैं मारकाट के लिए। साथियों, आज के बाद वैसे तो लोगों में अकल आ गई अभी, अब कोई मेरठ कांड नहीं हो रहा, कोई रामपुर कांड नहीं हो रहा, कोई मुजफ्फरनगर कांड नहीं हो रहा। पीपल हैव अवेयर, दे नो देयर इंटेंशन, दे केम टू नो व्हाट इज देयर इंटेंशन, बट स्टिल आपको ये देखना है कि आप ऐसे किसी भी पचड़े में हिंदू बन करके और अपनी तलवार लेकर के और अपनी छुरी लेकर नहीं भागोगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ये बात? इसमें आपको सबक लेना है। वैसे तो आप जब एक हाली एक खेत में अनाज पैदा करता है और वो अनाज उसके पैरों से होकर आता है, और जब उसकी रसोई में चला जाता है तो वो जिसने वो अनाज पैदा किया उसके घर में नहीं जा सकता, वो कहेगा अरे नहीं बारी रो। तो साथियों, ठीक उसी तरह से पूरे देश को सफाई करने वाला इंसान, मुझे आज हैरत हुई एक बात सुन के कि जो लोग कारपोरेशन में नौकरी कर रहे हैं या कहीं एल्सवेयर कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं। कितना बड़ा अत्याचार! लोग कहते हैं हम आजाद हो गए। कहां, कौन सी आजादी है भाई? कौन सी आजादी है? मतलब आदमी काम कर रहा है उसी हॉस्पिटल में, पूरी देहात लेकर के टाउन सेंटर ऑफिस एवरीवेयर वो सफाई का काम कर रहा, और जो मरने लगता है उसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं, उसे पेंशन नहीं, उसकी ग्रेजुएटी दी जाती। अगर वो अकस्मात मर जाए बाय वर्च्यू ऑफ सेफ्टी मेजर्स, उसके पास दस्ताने नहीं, मास्क नहीं, नीचे जूते पहनने के नहीं, और उसको नाले में झोंक दिया जाता है। इस बात को हमने करीब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहां राजकुमार वेरका जी होते थे इसमें कमीशन में, डॉक्टर राजकुमार वेरका बहुत डायनेमिक आदमी थे, वो हमारे दोस्त थे बहुत अच्छे। हमने इसको उठाया, और कुछ सरहदी साथी अगर यहाँ हैं, वो वहाँ एक मीटिंग हुई और इस पर पूरा कलमबंद सिस्टम बना 4-5 पॉइंट का कि आज के बाद इस देश में कानून बनना चाहिए कि कोई भी सफाई कर्मचारी अपने ऊपर मेला लेकर नहीं चलेगा। ये उस दिन की बात है, मैं उस मीटिंग का मेंबर था। फिर उसके बाद उनको क्या क्या मिलना चाहिए। मेरे बीच में भाई एडवोकेट वीरेंद्र जी बैठे हैं, ये परसों तरसों 10-12 केस लेकर आए कि साहब इन लोगों की अकस्मात ड्यूरिंग सर्विस इनकी मृत्यु होगी, कंपनसेट ग्राउंड पर इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली, फाइल पड़ी हुई है। मैंने वो कहीं बात की तो भाई इनको मिलना चाहिए। दूसरा, उनके अलाउंसेज बाकी हैं, पेंशन बाकी है, 8-8 साल से बाकी है, और जब वो मांगने जाते हैं उन्हें कह दिया जाता है कहे कि गवर्नमेंट पैसा ही दे रही और कॉरपोरेशन में पैसा ही नहीं। और ये सच्चाई है। जिन लोगों के पीछे आप उनको जिताने का काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो हमारा चिन्ह लेके आगे झाड़ू और हम आंख मीच के उसके पीछे भाग लिए। कॉरपोरेशन में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को, दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, जो आज अगर वो पूरा पैसा वहां चला जाता है तो किसी की पेंशन, किसी की नौकरी और किसी का दूसरा जो कंपनसेटेड ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट है, कुछ नहीं रुक सकता। साथियों, इन चीज का ध्यान देना पड़ेगा। और मैं सहमत हूं उन लोगों से कि हमें, देखिए एकदम से तो डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इसको आप एक सब्स्टिट्यूट क्या है, क्या इसको पसंद देना चाहते हैं। और ये बात भी ठीक है, जब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं आएगी, जब तक आप जो सिंहासन पर बैठे हैं उनका सिंहासन की डोर को हिलाने का काम नहीं करोगे, तब तक उनके कान पे जू नहीं रहेगी। और उस काम को करने के लिए आप एक सशक्त मोर्चा तैयार करें।
और तैयार करने के बाद जब वो हिलते नजर आएंगे तो आपकी सब डिमांड मांगेंगे। दोस्तों, आप किसी से भीख मांगे, टिकट मत मांगे। मैं डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट छुटवाई गई मुझे कि आप इलेक्शन लड़ोगे 2008 में वॉलंटियर, और मैंने लिख के दे दिया घर में ही किसी को। उसके बाद लोगों ने कहा यार ये तो बहुत संगठन चलाता है पूरे इंडिया में, 20 स्टेट में संगठन है, बहुत ठीक ठाक है, तो तुम्हारे झुकेगा नहीं। भाई झुकने के लिए पैदा कहाँ हुए हम, झुकेंगे क्या? तो बाय एंड लार्ज वो टिकट मुझे होने नहीं दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी किया। उस दिन से हमने सोच लिया, 2 बार हुआ कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन समाज का सिस्टम हमने नहीं छोड़ा। टिकट विकट हमने दिमाग से निकाल दिया। हम कभी एज ए AR जोशी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जो भाई लड़ना चाहे उसे हम ताकत लगा के आगे भेजेंगे। साथियों, मैं चूंकि ये जो भीख मांगते हैं, हम टिकट पे बिक जाते हैं, हमारी एसोसिएशन टूट जाती है, हमारा संगठन टूट जाता है, बड़ा बड़ा खेल बिगड़ जाता है। 30 लाख लोगों का संगठन पूरे इंडिया में हम भी चलाते रहे 13 साल, और बाबा साहब का संगठन उसके साथ था, भारत बुद्धिस्ट विश्व बौद्ध संघ, उनके तहत हमने एक रथ चलाया जो KR नारायण साहब राष्ट्रपति होते थे, उनसे उद्घाटन कराया। हम शुरू से ही पैदा से मरते आए, और इसलिए हम देशभक्त थे। 71 वार में मैं एयरफोर्स में भी रह के आया, समझे आप? तो हम में देशभक्ति कूट कूट के भरी है, ऐसा नहीं है, हम डरने वाले नहीं। लेकिन यदि आप आज इस बात का, संगठन का और इस बात का वादा करें कि हम अंत तक इसी तरह खड़े रहेंगे, तो आपको पूरी ताकत मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम समाज के लिए हैं और समाज के लिए रहेंगे, तो तब तक, लेकिन जब तक हम अपना अचीव न कर ले। श्रद्धेय साथियों, ये जो मेडिकल का पॉइंट है, पेंशन का पॉइंट है, कंपनसेट ग्राउंड का है, तुम्हारे सेफ्टी मेजर्स हैं, ये सब के सब पॉइंट ये अपना राजकुमार जी, दिगान साहब, ये सारे पॉइंट आप सेग्रीगेट कर लें। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, और जब तक ये दिल्ली से ये जो रुपया लोग झूठ बोल के जो गवर्नमेंट में बैठे ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे। वोट तुम्हारी थी, और तुम्हारी वोट के बाद जब देने की बात आई तो एक धन्ना सेठ उनको नजर आए, और 2 धन्ना सेठ उन्होंने MP बनाकर राज्यसभा में भेज दिए। आप यदि अब भी नहीं समझते, अगर आप भी नहीं समझते, तो मैं समझता हूं वो दिन बहुत दूर हो जाएगा। हम समाज के पहले हैं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती। समाज का जहां होगा, हम पार्टी के भी अगेंस्ट खड़ा होकर बोल देंगे, हम उस हर व्यक्ति के अगेंस्ट खड़ा होकर बोलेंगे जो समाज के विरोध में, समाज के हित में काम नहीं करेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, आज की जो नई टीम है, सभी श्रद्धेय साथी, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद।